हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th की इंग्लिश की इलेक्टिव बुक वुवन वर्ड्स का 7th ऐसे जिसका नाम है ब्रिजेस, और इसकी ऑथर हैं और नरेटर हैं कुमुदिनी लाखिया। तो पहले हम कुमुदिनी लाखिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर हम चैप्टर पर चलेंगे और ये चैप्टर जो है हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो कुमुदिनी लाखिया, इनका जन्म हुआ था 1930 में। कब हुआ था इनका जन्म? 1930 में हुआ था। और फुल डेट की बात करें हम तो इनके बर्थ की जो फुल डेट है वो है 17 मई 1930। 17 मई 1930 को जो है इनका जन्म हुआ था। कुमुदिनी लाखिया इज अ रीनोन्ड कथक डांसर एंड कोरियोग्राफर हु वाज टॉट एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द फेमस राम गोपाल। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जानी जाती हैं कथक डांसर के रूप में, यानी कि कथक डांसर के रूप में, और साथ ही साथ ये कोरियोग्राफर भी हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस कोरियोग्राफर हैं। और इनके गुरु थे राम गोपाल, जिनसे इन्होंने अपना डांसिंग जो स्किल है वो बाहर लाई है और अपने स्किल्स को दिखा सकी। शी हैज़ परफॉर्म्ड in over 40 countries but chose to give up her career as a solo performer to start the Kadam Dance Center in Ahmedabad। इन्होंने लगभग 40 से ज़्यादा देशों में परफॉर्मेंस दी है अपनी डांस की, लेकिन अब एज अ सोलो परफॉर्मर यानी कि अकेले डांसर के रूप में इन्होंने अपना जो कैरियर है वो छोड़ दिया था, क्योंकि ये स्टार्ट करना चाहती थी कदम डांस सेंटर, जो कि इन्होंने स्टार्ट किया अहमदाबाद के अंदर, वेयर शी ट्रेन स्टूडेंट्स इन द आर्ट ऑफ क्लासिकल कथक डांस, जहाँ पर ये क्लासिकल कथक डांस जो है वो स्टूडेंट्स को सिखाती थी। हर अदर अचीवमेंट्स इंक्लूड कोरियोग्राफिंग फॉर 2 वेरी सक्सेसफुल हिंदी फिल्म्स उमराव जान एंड सुर संगम। और इनकी अचीवमेंट्स में क्या क्या आता है? इन्होंने कोरियोग्राफी की थी 2 हिंदी फिल्म्स की जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थी, जिसमें से एक है उमराव जान और दूसरी है सुर संगम। हर अवार्ड्स इंक्लूड द ऑल इंडिया संगीत नाट्य कला अवार्ड 1977। 1970 में इन्हें यह अवार्ड मिला था, ऑल इंडिया संगीत नाट्य कला अवार्ड। संगीत नाटक अकादमी नेशनल अवार्ड 1982 में मिला इन्हें। कला रत्न अवार्ड भी मिला इन्हें। संगीत कला संगम भी मिला, ये दोनों 1982 में मिले। एंड द पद्मश्री, पद्मश्री मिला इन्हें 1987 के अंदर। ऑन द ओकेजन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अब जब आज़ादी को 50 साल पूरे हो गए थे, द सिटी ऑफ अहमदाबाद अवॉर्डेड हर विद द नगर भूषण, तब इन्हें अहमदाबाद सिटी के द्वारा नगर भूषण भी प्रदान किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुमुदिनी लाखिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो चैप्टर में थी वो है। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो यहाँ पर स्टार्ट होती है, इसमें नरेट भी यही कर रही हैं, कुमुदिनी लाखिया ही कर रही हैं स्टोरी को नरेट। सो इफ माई यंगर सेल्फ कुड सी मी नाउ शी वुड बी इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस वर्ड आया है, इसका मीनिंग क्या होता है? अनबिलीविंग, यानी कि अविश्वसनीय। ये आपको जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं ये आपको लिखे हुए मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर, दोनों में ही मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां पर आपको ये दोनों देखने को मिल जाएंगे। सो इफ माई यंगर सेल्फ कुड सी मी नाउ शी वुड बी इनक्रेडुलस, यानी कि अगर मेरी जो अंतरात्मा, जो मेरी छोटी आत्मा है या फिर कह सकते हैं जो मेरा बचपन है, वो अगर मुझे देख सकता तो वो क्या होता? इनक्रेडुलस, तो वो अविश्वसनीय होता, यानी कि वो विश्वास ही ना करता। दैट आई वुड वर्क इन द फील्ड ऑफ डांस, कि मैंने डांस के फील्ड में वर्क कर लिया। और डेसिफर एंड ट्रांसलेट डांस, अब यहाँ पर एक वर्ड आया डेसिफर। डेसिफर का मीनिंग क्या होता है? टू सक्सीड इन रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, यानी कि कोई ऐसी चीज जो पढ़ने में या देखने में साफ नहीं है लेकिन फिर भी उसे समझा जा सके या समझ लिया गया और पढ़ लिया गया। एंड ट्रांसलेट डांस फॉर माई ऑन कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि इनके लिए डांस जो था वो डेसिफर के रूप में था, यानी कि इनकी समझ से परे ही था, लेकिन फिर भी उस डांस को इन्होंने समझा, उसको ट्रांसलेट किया, यानी कि खुद के लिए तैयार किया। फॉर माई ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ताकि ये खुद समझ सकें। कॉल इट कोरियोग्राफी इफ यू विश, और ये कहती हैं कि अगर आप इसे कहना चाहें तो कोरियोग्राफी भी कह सकते हैं। वुड हैव बिन अनबिलीवेबल, और ये क्या है? अविश्वसनीय है पूरी तरह से। इन दिस रिस्पेक्ट आई एम पर्टिकुलरली एनवियस ऑफ डांसर्स हु क्लेम, एनवियस वर्ड आया है, एनवियस होता है ईर्ष्या करना किसी से। सो आई एम पर्टिकुलरली एनवियस ऑफ डांसर्स हु क्लेम दैट दे वर बोर्न टू डांस। अब ये कहती हैं कि मैं उन
डांसर से ईर्ष्या करती हूँ जो ये कहती हैं कि वो सिर्फ डांस करने के लिए पैदा हुई हैं, यानी कि उनसे मतलब अच्छा नहीं लगता उन्हें सुनने में। इम्प्लाइंग दैट इट वॉज क्लियरली लेड आउट फॉर देम फ्रॉम द बिगनिंग, जो कि ऐसा दावा करती हैं कि उनका जन्म ही नृत्य करने के लिए हुआ है, ऐसा बोलती हैं जो शुरू से ही ऐसे कहती आ रही हैं। आई मस्ट से आई फाइंड दिस एजर्शन ड्यूबियस। एजर्शन होता है कोई ऐसी स्टेटमेंट या फिर दावा करना, और क्या वर्ड आया था यहाँ पर हमारा, हाँ ड्यूबियस। ड्यूबियस क्या होता है, संदिग्ध या किसी किसी चीज़ के लिए श्योर ना होना, नॉट श्योरिंग। आई मस्ट से आई फाइंड दिस एजर्शन ड्यूबियस, यानी कि ये कहती हैं कि मैं इस दावे को तो संदिग्ध मानती हूँ पूरी तरह से, यानी कि मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। इट इज़ रेयरली दैट इजी, ये कहने में ही इतना आसान है। टू डांस मीन्स टू स्ट्रगल, यानी कि डांस का तो मतलब है स्ट्रगल करना। आई बिलीव इट इज़ द सेम इन एनी डिसिप्लिन बिकॉज डिसिप्लिन इट सेल्फ इज़ अ स्ट्रगल। और ये आगे कहती हैं कि ये किसी भी फील्ड की बात करें, किसी भी डिसिप्लिन की बात करें, तो उसके लिए भी ये सेम ही कहेंगी कि स्ट्रगल सभी के लिए ही उतनी ही इंपॉर्टेंट है सभी डिसिप्लिन में। आई बिलीव आई वॉज नॉट सिंपली बॉर्न टू डांस। अब ये कहती हैं कि मैं तो मानती हूँ कि मैं डांस करने के लिए पैदा नहीं हुई थी। आई वॉज बॉर्न टू लिव, मैं जीने के लिए पैदा हुई थी। एंड नाउ एज द पैच वर्क ऑफ माई लाइफ कम्स इन टू, पैच वर्क आपने सुना होगा, सूटों पर जो कढ़ाई बुनाई का काम होता है, जो रंगीन धागे से होते हैं उनसे कढ़ाई बुनाई की जाती है, वो कहा गया है यहाँ पर। और उसके लिए लाइफ वर्ड के लिए कह रही हैं ये कि मेरी लाइफ में जो भी पैच वर्क है, यानी कि जो भी उतार चढ़ाव हैं, जो भी अलग अलग चीज़ें हुई हैं, माई लाइफ कम्स इन टू क्लियरर फोकस। आई कैन सी क्लियर ब्रिजेस बिटवीन माई लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड माई वर्क इन डांस। तो ये कहती हैं कि मेरी लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव हुए हैं उनसे अब तक जितना मैं समझ पा रही हूँ, जितना मुझे दिखाई दे रहा है इन चीज़ों का, तो मुझे साफ साफ बहुत बहुत बड़े ब्रिजेस दिखाई दे रहे हैं मेरी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बीच और मेरा जो डांस के फील्ड में जो भी वर्क है उनके बीच। नाउ इन ऑल ट्रूथ एज अ चाइल्ड, अभी आगे कहती हैं कि सच सच कहूँ तो जब मैं बच्ची थी, आई नेवर डिड वॉन्ट टू डांस, तब मैं डांस नहीं करना चाहती थी। इट वॉज फोर्स्ड अपॉन मी बाय अ डॉटिंग मदर। डॉटिंग मदर क्या होता है, जो मतलब अपने बच्चों पर कमांड बनाकर रखती है माँ। डॉटिंग को आप डायरेक्टली कह सकते हैं यही बात कि जो हावी रहने वाली माँ होती है, यानी कि जो हर एक बात के लिए बच्चों को फोर्स करती हैं। सो इट वॉज फोर्स्ड अपॉन मी बाय अ डॉटिंग मदर एंड अ साइलेंट फादर, यानी कि इनके पिताजी तो क्या है, साइलेंट रहने वाले बंदे थे, लेकिन माता जो है वो डॉटिंग मदर थी, यानी कि हर एक काम को उन पर थोपती थी और उन्होंने ही डांस जो है इनके ऊपर थोपा था। माई फादर प्रोबेबली केप्ट हिज पीस टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट। अब उनके पिताजी जो है वो पीस रखते थे, शांति रखते थे, ताकि कोई आर्ग्यूमेंट ना हो जाए। वो आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए चुप रहते थे एकदम। फ्रॉम द बिगनिंग माई लेसन्स टुक प्लेस अंडर ट्राइंग कंडीशन। अब ये कहती हैं कि जब से मैंने डांस वगैरह शुरू किया तभी से ही क्या है, मेरे जो लेसन्स थे, जो मैं सीखती थी, वो ट्राइंग कंडीशन में ही रहे, यानी कि कभी मैं प्रॉपरली सीख नहीं सकी थी। दो आई बिलीव दैट द कंडीशंस वर नॉट मोर ट्राइंग फॉर माई मदर देन फॉर मी। अब ये कहती हैं कि फिर भी मैं ये मानती हूँ कि जो कंडीशंस मैंने देखी हैं, जो कठिनाइयाँ मैंने देखी हैं, वो मेरी मदर के लिए ज़्यादा ट्राइंग थी, यानी कि मेरी मदर के लिए ज़्यादा कठिनाइयाँ थी बजाय कि मेरे। शी ट्रेवल्ड इन लोकल, वो लोकल में ट्रेवल करती थी। ओवर क्राउडेड ट्रेन, यानी कि लोकल ट्रेन होती थी जो एकदम खचाखच भरी रहती थी, उसमें ट्रेवल करती थी टू डांस क्लास तक विद एन अनविलिंग चाइल्ड, और एक ऐसे चाइल्ड के साथ जो कि अनविलिंग है, जो कि मतलब सीखना ही नहीं चाहती है, उसके साथ वो ट्रैवल करके जाती थी उसे डांस सिखाने के लिए। टायर्ड फ्रॉम अ होल डे एट स्कूल, और पूरा दिन स्कूल में थकने के बाद होती थी ये बात। शी वेटेड अ होल आवर इन द नॉट सो क्लीन एंड रूम ऑफ माई गुरुज हाउस एंड देन एंड्योर्ड द सेम जर्नी बैक। अब यहाँ पर एक वर्ड आया एंड रूम। एंड रूम को आप वेटिंग रूम कह सकते हैं, वेटिंग रूम ही होता है एक तरह का ये। सो शी वेटेड अ होल आवर इन द नॉट सो क्लीन एंड रूम ऑफ माई गुरुज हाउस। तो वो पूरा घंटा भर मेरे गुरु के घर में, जहाँ पर मैं डांस सीखने जाती थी, उनके घर में एंड रूम में, यानी कि वेटिंग रूम, जो कि ज़्यादा साफ नहीं रहता था, वहाँ पर वेट करती थी लगभग। एंड देन एंड्योर द सेम जर्नी बैक, और वही जर्नी रिपीट करती थी जो मेरे को लेकर आती थी पहले ट्रैवल करके, और फिर मुझे वापस लेकर जाती थी। दिस वॉज इन बॉम्बे, अब ये बॉम्बे की बात थी। एंड माई फर्स्ट डांस लेसन वर विद गुरु सुंदर प्रसाद,
और मेरा जो फर्स्ट डांस लेसन था, जो मैंने फर्स्ट डांस लेसन लिया था, क्लास ली थी, वो किसके साथ थी? मेरी गुरु सुंदर प्रसाद के साथ थी। ये बात बोलती हैं यहां पर ये। नाउ हु लिव्ड इन चौपाटी वाइल वी लिव्ड इन खार। अब ये कहती हैं कि वो जो मेरे गुरु थे सुंदर प्रसाद, वो तो चौपाटी में रहते थे और हम कहाँ रहते थे? खार में रहते थे। ये एरियाज के नाम बताए गए हैं। वी टुक द ट्रेन, अब हम ट्रेन से ट्रेवल करते थे। देन अ बस, फिर बस लेते थे और फिर चल कर जाते थे। एंड द होल ट्रिप टुक रफली 45 मिनट्स ईच वे। और लगभग पूरी यात्रा में एक साइड में 45 मिनट लग जाते थे हमें जाने में, और फिर 45 मिनट वापस लगते थे आने में, यानी कि एक साइड के इन्होंने 45 मिनट बताए हैं। Interestingly, it was the film industry that spurred my mother to enroll me in dance classes. यहाँ पर वर्ड आया सपर्ड। सपर्ड का मतलब होता है किसी किसी को एनकरेज करना किसी भी तरीके से। सो इट वॉज द फिल्म इंडस्ट्री। ये फिल्म इंडस्ट्री थी जो कि मेरी माता को एनकरेज कर गई, माई मदर टू एनरोल में इन डांस क्लासेस, कि मैं डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकूं। अब वो कैसे हुई वो वाली स्टोरी ये बताएंगे। व्हेन आई वॉज 7, जब मैं 7 साल की थी। अब ये आई किसके लिए यूज हुआ है? ये खुद यूज हुआ है, हमारी जो ऑथर हैं कुमुदनी लाखिया, वही स्टोरी को नरेट कर रही हैं, तो उन्हीं के लिए आया है ये। सो व्हेन आई वॉज 7, जब मैं 7 साल की थी, वी वेंट टू सी अ मूवी स्टारिंग मुमताज अली। तब हम एक मूवी देखने गए जिसमें कि स्टार कौन थे, जो हीरो थे वो कौन थे? मुमताज अली, जिसे आप प्रोटोगेनिस्ट भी कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। फादर ऑफ द कॉमेडियन महमूद, और ये पिताजी थे किसके? एक कॉमेडियन थे महमूद, उनके पिताजी थे ये। अली डिड अ डांस नंबर इन द फिल्म विद विच आई बिकेम फैसिनेटेड। अब जो मुमताज अली थे उन्होंने इसमें एक डांस परफॉर्मेंस दी थी फिल्म के अंदर, जिससे कि काफ़ी प्रभावित हुई थी मैं। व्हेन वी अराइव्ड होम, और जब हम घर पर आए, आई बिगन prancing अराउंड द हाउस इमिटेटिंग द फिल्म एक्टर एंड माई मदर। prancing वर्ड आया है। prancing का क्या मतलब होता है? अकड़ कर, यानी कि बड़े बड़े कदम करके चलना, यानी कि जैसे कोई बड़े लोग ऐसे चलते हैं अकड़ कर पूरे तैयार श्यार होकर, वैसे वैसे ये कर रही थी। और क्या हुआ फिर? जब हम घर आए तो मैं उस फिल्म एक्टर की तरह ही प्रैंसिंग करने लगी, इमिटेट करने लगी, उन्हें नकल उतारने लगी उनकी, और उनकी तरह ही चलने लग गई। एंड माई मदर हु वॉज क्वाइटली वॉचिंग, और मेरी मम्मा थी जो ये सारी चीज़ें चुपचाप देख रही थी, वॉज द वन हु सेड, और वही थी उन्होंने क्या कहा? कुमुदनी यू आर बॉर्न टू डांस, कि कुमुदनी तुम तो डांस करने के लिए पैदा हुई हो। आयरॉनिकली आई हैव नो रिकलेक्शन ऑफ दिस स्टोरी। और मजे की बात तो ये थी कि मुझे तो इस स्टोरी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, मतलब कोई भी मेरे इस स्टोरी के बारे में याद नहीं थी। इट वॉज माई मदर हु सॉ दिस इननेट एबिलिटी इन मी। और लेकिन ये मेरी माता जी ही थी जिन्होंने ये मतलब मेरे अंदर एबिलिटी देख ली थी। हर बिलीफ वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट शी वेंट थ्रू द ग्रिलिंग एक्सरसाइज ऑफ टेकिंग मी टू डांस क्लास 4 days अ वीक विदाउट कंप्लेंट। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग क्या होता है? वेरी टायरिंग एंड लॉन्ग, यानी कि काफ़ी थका देने वाली और काफ़ी लंबी जो है एक्सरसाइज। अब यहाँ पर एक्सरसाइज जर्नी के लिए आया है, यानी कि ट्रैवलिंग के लिए आया है। और उन्हें इतना ज़्यादा विश्वास था, इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि वो पूरी इतनी दर्द भरी, यानी कि इतनी टायर्ड जर्नी करती थी मेरे साथ, और मुझे लेकर जाती थी, हफ्ते में 4 दिन लेकर जाती थी बिना किसी कंप्लेंट के। नाउ हाउएवर माय चाइल्डहुड एजुकेशन वाज कंपोज्ड ऑफ मच मोर देन जस्ट डांस एंड अकेडमीज। अब ये आगे कहती हैं कि मेरा जो बचपन है वो सिर्फ शिक्षा मात्र ही नहीं था और नृत्य के लिए नहीं था, लेकिन मेरे बचपन में और भी काफ़ी चीज़ें होती थी। आई डिड नॉट लिव इन अ वैक्यूम। यहाँ पर एक वर्ड आया है वैक्यूम। वैक्यूम का क्या मीनिंग होता है? खालीपन होता है। वैसे आप वैक्यूम क्लीनर आपने वर्ड सुना होगा जो जगह को खाली कर देता है। वैक्यूम वर्ड का मीनिंग होता है खालीपन। सो आई डिड नॉट लिव इन वैक्यूम। मैं खालीपन में या अकेली नहीं रहती थी। आई वॉज सराउंडेड बाय लाइफ। मैं लाइफ से घिरी रहती थी पूरी तरह से। एंड लर्न मैनी ऑफ द लेसन्स देयर। और मैंने लाइफ में बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। लेसन्स दैट आई स्टिल कैरी विद मी। और ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो आज तक मेरे साथ हैं। आई ग्रू अप ड्यूरिंग अ वोलेटाइल एरा। अब यहाँ पर वर्ड आया है वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या है? जो मतलब
बिना सोचे समझे ही मतलब जो बदल जाए, जैसे यहाँ पर वॉलेटाइल यूज हुआ है वॉर के टाइम के लिए, तो मतलब वॉर का जब वॉर का सीन होता है तब थिंग्स ऐसी होती हैं, पता नहीं होता हमें कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तो कब कैसे बदल जाए चीज़ हमें पता नहीं लगता। सो आई ग्रू अप ड्यूरिंग अ वॉलेटाइल एरा। मैं एक ऐसी टाइम में बड़ी हुई जो कि काफ़ी बदलने वाला था। अ टाइम ऑफ वॉर, ये युद्ध का समय था। अब यहाँ पर ये युद्ध की बात हुई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की यहाँ पर आया भी है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट कंपाउंडेड बाय वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो चल रही थी उस टाइम, और साथ ही साथ कंपाउंडेड यानी कि साथ ही साथ बाय वर्ल्ड वॉर सेकेंड, साथ ही साथ वहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी चल रहा था, इन विच इंडिया प्लेड अ रोल इन मिलिट्री ऑपरेशंस। और इसमें इंडिया ने भी भाग लिया था। और इंडिया ने किस तरह भाग लिया था, अपने सैनिकों को वहां पर भेजकर उसमें भाग लिया था। माई फादर बीइंग एन इंजीनियर was called upon to build the cantonment areas first in Delhi, then in Naini and इलाहाबाद। अब आगे बात आती है कि इनके पिताजी की। अभी तक तो इनकी माताजी की बात आई थी और इनके एक टीचर सुंदर प्रसाद की बात आई थी। अब इनके पिताजी की भी बात आ गई कि इनके पिताजी जो कि एक इंजीनियर थे, उन्हें बुलाया गया था कंटोनमेंट एरियाज को बिल्ड करने के लिए। कंटोनमेंट एरियाज जो छावनी होती हैं आज के टाइम में, सैनिक छावनी होती है, उस तरह की सैनिक छावनियों को बनाने के लिए इनके पिताजी को बुलाया गया था। पहले बुलाया गया दिल्ली में, फिर बुलाया गया नैनी में। नैनी आप नैनीताल भी मान सकते हैं जहाँ तक मेरा आइडिया है, बाकी यहाँ पर नैनी वर्ड दिया है तो हम नैनी ही बोलेंगे। पहले दिल्ली में बुलाया गया, फिर नैनी में, और फिर इलाहाबाद में बुलाया गया। इन दिल्ली वी वर अलॉटेड अ स्प्रॉलिंग हाउस। स्प्रॉलिंग यानी कि बहुत बड़ा। तो दिल्ली में इन्हें बहुत बड़ा घर मिला ऑन हार्डिंग अवेन्यू। हार्डिंग अवेन्यू में मिला इन्हें वो घर। वर्तमान समय में वो तिलक मार्ग है, विद लियाकत अली। और इनके नेबर थे लियाकत अली, लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि बाद में पाकिस्तान के पीएम भी बने एज अ नेबर। अब इन्हें घर कहाँ मिला, हार्डिंग एवेन्यू में, जो कि वर्तमान में तिलक मार्ग है, वहां पर एक बहुत बड़ा घर मिला। और साथ ही साथ इन्हें एक पड़ोसी मिले लियाकत अली नाम के, जो कि बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने। वंस हिज गार्डनर कॉट मी एंड माई ब्रदर सुरेश, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो बाद में क्या हुआ, उनके जो गार्डनर थे लियाकत अली के, उन्होंने एक बार मुझे और मेरे भाई सुरेश को पकड़ लिया, पिकिंग गवावाज फ्रॉम हिज ट्री। गवावाज उनके ट्री से चुराते हुए। ही ग्रैब्ड अस बाय द ईयर एंड प्रेजेंटेड अस बिफोर द मास्टर फॉर पनिशमेंट। अब उन्होंने क्या किया, हमें अपने जो मास्टर हैं लियाकत अली उनके पास ले गए पनिशमेंट के लिए। लियाकत अली नॉट ओनली लेट अस कीप द गवावाज बट एक्सटेंडेड एन ओपन इन्विटेशन टू पिक द फ्रूट्स व्हेन एवर वी विश्ड। अब यहाँ पर इनके मजे की बात होगी कि लियाकत अली साहब ने तो क्या किया, इन्हें न केवल गवावाज जो इन्होंने तोड़े थे वो ले जाने दिए, बल्कि साथ ही साथ ये भी अलाउ कर दिया कि हाँ भाई तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, जब भी तुम आना चाहो यहाँ से फ्रूट लेके जाना चाहो ले जाओ। However, this generous offer was accompanied by the Mali's face, which was so horrifying and revengeful that we never went near that garden again. तो यहाँ पर मजे की बात क्या आई कि वो ऑफर तो इनके लिए अच्छा था, लेकिन साथ ही साथ इन्हें वो माली का जो है डरावना सा फेस भी दिखाई दे रहा था, हॉरिफाइंग फेस दिखाई दे रहा था, जो कि पूरे रिवेंज से भरा हुआ था। यानी कि ऐसा लग रहा था कि माली को तो एक बहाना चाहिए कोई भी उनसे रिवेंज लेने का। तो उस फेज को ध्यान रख के इन्होंने क्या किया, वो दोबारा कभी उस गार्डन के नज़दीक ही नहीं गए। इट वॉज वन ऑफ माई फर्स्ट लेसन इन द गेम्स दैट पॉलिटिशियंस प्ले। तो ये इनकी लाइफ में एक ऐसा लेसन था जो कि इन्होंने सीखा, जो कि पॉलिटिशियन खेलते हैं। पॉलिटिशियन खेलते हैं, इसके बारे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फादर वुड नाउ हैव टू मूव टू वेयर एवर आर्मी कंस्ट्रक्शंस वाज रिक्वायर्ड। अब आगे क्या हुआ, इनके पिताजी जहां भी जरूरत होती थी वहां उन्हें बुला लिया जाता था कंस्ट्रक्शन के लिए। देयर फॉर वेन आई वॉज 9 years old द डिसीजन वॉज मेड टू सेंड मी टू बोर्डिंग स्कूल। अब जब ये 9 साल की हुई तब क्या डिसीजन लिया गया कि उनकी बच्ची को, जो कि कुमोदिनी लाखियाँ खुद हैं, उन्हें क्या है बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए। आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एडवाइस, कंसिडरेशन एंड रिसर्च ऑन द पार्ट ऑफ माई पेरेंट्स, आई वॉज पैक्ड ऑफ टू क्वीन मैरीज स्कूल। अब काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई, काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुए, काफ़ी ज़्यादा एडवाइस ली गई लोगों से, कंसिडरेशन हुए, काफ़ी ज़्यादा कंसिडर किया लोगों ने मेरे पेरेंट्स को, और उसी बिहाफ पर मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, मुझे क्वीन मैरी स्कूल में भेज दिया।
पैक्ड ऑफ टू क्वीन मैरीज कॉलेज और स्कूल इन लाहौर एट दैट टाइम इन इंडिया। और कहाँ भेजा मुझे? क्वीन मैरीज कॉलेज या स्कूल में, जो कि लाहौर में था और वर्तमान उस टाइम में इंडिया में ही काउंट होता था ये। आई हैड नॉट नोन अ डे अवे फ्रॉम होम। अब मैंने एक भी दिन घर से दूर नहीं बिताया था, बट द आइडिया ऑफ लिविंग विद अ लॉट ऑफ गर्ल्स ऑफ माई एज एंड स्टडिंग इन अ फैंसी स्कूल वॉज बोथ एक्साइटिंग एंड वरीजम। अब इनके लिए क्या था, इन्होंने एक भी दिन घर से बाहर अकेले नहीं बिताया था, लेकिन इतनी सारी लड़कियों के बीच जो कि उसी की ही एज की हैं उनके साथ पढ़ने के लिए जाना, इतने बड़े स्कूल में जाना, ये इनके लिए एक्साइटिंग भी था, लेकिन घर से दूर रहना है ये इनके लिए थोड़ा परेशानी भरा भी था। एज क्यूरियोसिटी वॉज मिक्सड विद सैडनेस। अब इनको जो जाने की क्यूरियोसिटी थी वो भी थी और साथ ही साथ घर से दूर होने की सैडनेस भी थी, तो दोनों इनके दिमाग में मिक्स हो गई। नो मोर शफलिंग टू एंड फ्रॉम क्लास, नो मोर ओवर बियरिंग गुरुजी। लेकिन क्या था, नो मोर यानी कि इन्हें बार बार क्लास के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, ना ट्रेन से बस से इतना चल के नहीं जाना पड़ेगा, और ना ही इतने ओवर बियरिंग यानी कि दबंग गुरुजी को सहना पड़ेगा। नो सच लक। लेकिन इतनी अच्छी किस्मत कहाँ थी। मदर सेंट अ डांस टीचर। अब इनकी माता जी ने क्या किया, एक डांस टीचर भी भेज दिया साथ, राधेलाल मिश्रा, सुंदर प्रसाद नेफ्यू। अब सुंदर प्रसाद के जो नेफ्यू थे, भतीजे थे राधेलाल मिश्रा, उन्हें एज अ डांस टीचर इनके साथ इनकी माता जी ने भेज दिया। शी हायर्ड अ स्मॉल अपार्टमेंट फॉर हिम इन लाहौर एंड अरेंज्ड अ स्केड्यूल फॉर माई लेसन्स। अब उन्होंने क्या किया, लाहौर के अंदर एक छोटा सा अपार्टमेंट उनके लिए भी हायर कर लिया एंड अरेंज्ड अ स्केड्यूल फॉर माई लेसन्स, और मेरे लेसन्स के लिए यानी कि मेरी डांस क्लास के लिए भी स्केड्यूल बना दिया उन्होंने। डिस्पाइट हर बिलीफ दैट आई वॉज बोर्न टू डांस आई डिडंट एंजॉय डांस क्लासेस। अब उन्हें तो लगता था कि मुझे मैं डांस के लिए पैदा हुई हूँ, और उसके बजाय उसके कॉन्ट्रेरी में क्या था, मुझे डांस में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। क्वाइट फ्रेंकली, और सच सच बताऊं, देवर नो फन। वहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। आई फेल्ट एज इफ नथिंग प्रोग्रेस्ड। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल भी बढ़ नहीं रही हूँ इस चीज़ों में। दैट आई वॉज जस्ट डूइंग वट माई गुरु ऑर्डर्ड। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे गुरुजी जो ऑर्डर दे रहे हैं बस मैं उसे फॉलो कर रही हूँ। आई वॉज ऑलवेज अ क्यूरियस चाइल्ड एंड आई वॉन्टेड टू नो एंड अंडरस्टैंड वट आई वॉज डूइंग। मैं शुरू से एक क्यूरियस चाइल्ड रही हूँ, यानी कि उत्सुक चाइल्ड रही हूँ मैं। मुझे चीज़ों को जानने की बहुत इच्छा होती थी। एंड आई वॉन्टेड टू नो एंड अंडरस्टैंड वट आई वॉज डूइंग। मुझे ये भी जानने की इच्छा होती थी कि मैं जो कर रही हूँ वो क्या कर रही हूँ, और मैं उसे समझना भी चाहती थी। वाई वॉज आई ग्रेटिंग इन दिस वे। अब यहाँ पर एक वर्ड आया ग्रेटिंग, या गार्टिंग कह सकते हैं आप इसे। तो इसका क्या मीनिंग होता है, जो गोल गोल चक्कर लगाए जाते हैं डांस के अंदर, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये पूछती है कि मैं इतना गोल गोल क्यों घूमती हूँ, बट माई टीचर कुड नॉट और वुड नॉट एक्सप्लेन इट टू मी। लेकिन मेरे जो टीचर हैं वो भी मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आई वॉज एनवियस ऑफ अदर गर्ल्स। अब मैं दूसरी गर्ल से ईर्ष्या करती थी, ये वर्ड पहले भी आया था। आई वॉज एनवियस ऑफ अदर गर्ल्स हु वर प्लेइंग टेनिस एंड बास्केटबॉल while I was doing this thing called कथक। अब ये इस चीज़ से ईर्ष्या करती हैं कि जो दूसरी लड़कियां हैं वो तो टेनिस खेलती हैं, बास्केटबॉल खेलती हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं एक ऐसी चीज़ करती हूँ जिसका नाम है कथक। नाउ माई मदर कन्विंस्ड द प्रिंसिपल अ ब्रिटिशर। अब मेरी मदर ने क्या किया, एक हमारी जो प्रिंसिपल थी उसे कन्विंस कर लिया, जो कि एक ब्रिटिशर थी, दैट टू डांस वॉज ए फॉर्म ऑफ प्रेयर। कि डांस जो है वो एक प्रेयर की ही फॉर्म है, प्रेयर की ही तरह होती है। एंड दैट शी कुड नॉट कर्ब रिलीजियस फ्रीडम। अब यहाँ पर वर्ड आया कर्ब। कर्ब का क्या मीनिंग होता है, दबाना। कि मतलब आप जो रिलीजियस फ्रीडम है, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, उसे दबा नहीं सकती हैं। ऐसा भी ब्रिटिशर को कह दिया था इनकी मामा ने। हैविंग स्पेंट सेवरल ईयर्स इन अ स्कूल वेयर मोस्ट ऑफ आवर टीचर्स वर ब्रिटिश, आई हैव कम टू लाइक देयर फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। अब आगे कहती हैं कि इतने साल उस स्कूल में बिताने के बाद और उन टीचर्स में रहने के बाद, जो कि सभी के सभी ब्रिटिश थे, मेरे को जो है उनके डिसिप्लिन में रहने का तरीका आ गया था। यानी कि मैं भी उसी फॉर्म में रहने लग गई थी। डिसिप्लिन इन वंस डेली रूटीन्स डज ब्रिंग डिसिप्लिन इन थिंकिंग। और ये कहती हैं कि अगर हम डेली रूटीन में उस डिसिप्लिन को ले आते हैं तो वो हमारी थिंकिंग में भी आ जाता है डिसिप्लिन। यू बिगिन टू प्लेस योर थॉट इन नीट लिटिल पाइल्स द वे यू डू यूनिफॉर्म्स एंड शूज। अब आगे ये कहती हैं कि यू बिगिन टू प्लेस योर थॉट्स इन नीट लिटिल पाइल्स।
द वे यू डू योर यूनिफॉर्म एंड शूज़। ये कहती हैं कि जिस तरह से आप अपने यूनिफॉर्म और शूज़ को नीट एंड क्लीन रखते हैं, वैसे अपने विचारों को भी आपको साफ सुथरा रखना चाहिए हमेशा। इट वॉज 3 weeks बिफोर द फाइनल स्कूल एग्जामिनेशंस, मेट्रिकुलेशन एट दैट टाइम। मेट्रिकुलेशन क्या होता है? 10th क्लास को बोला जाता है। तो ये लगभग 3 हफ्ते पहले की बात थी। कब से 3 हफ्ते पहले? जब फाइनल स्कूल एग्जामिनेशन होने थे, फाइनल एग्जाम होने थे, उससे 3 हफ्ते पहले की बात थी। और उस टाइम मेरी 10th क्लास चल रही थी। व्हेन माई लाइफ चेंज्ड ड्रामेटिकली, और तब मेरी लाइफ में क्या हुआ? कुछ ड्रामा सा हुआ, कुछ चेंजेस से हुए। आई वॉज कॉल्ड टू प्रिंसिपल्स ऑफिस, मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया। वट हैड आई डन, तब इनके दिमाग में आने लग गया कि मैंने क्या कर दिया अब। द ओनली रीजन वन वॉज कॉल्ड टू मिस कॉक्स ऑफिस वॉज बिकॉज ऑफ सम इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन यानी कि कोई ऐसी मतलब कोई अतिक्रमण कर देना या फिर कुछ ऐसा कर देना जिससे कि डांट पड़ सके। तो ये मिस कॉक्स जो बोला गया है, मिस कॉक्स ये कौन है? प्रिंसिपल है। तो मिस कॉक्स के ऑफिस में तभी बुलाया जाता था जब कोई ऐसा काम किया जाता था जिससे कि डांट पड़ सके। वाइल शी वॉज अ काइंड एंड डिप्लोमेटिक पर्सन, हालांकि वो काफ़ी दयालु उदार थी। शी वॉज ऑल्सो स्ट्रिक्ट एंड फर्म, एंड लेटर वेन आई माई सेल्फ बिकम अ टीचर आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हर डिमेनियर। डिमेनियर वर्ड आया है, इसका क्या मीनिंग होता है? आचरण या बिहेवियर। तो कहाँ थे हम? वाइल्ड शी वॉज अ काइंड, हाँ, हालांकि वो एक दयालु और उदार पर्सन थी, साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी थी। और बाद में जब मैं भी एक टीचर बनी, मैं उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई और उन्हीं के बिहेवियर को मैंने ग्रैस्प किया। एज आई अप्रोच द ऑफिस, ये इन्होंने बीच में अपने फ्यूचर की बात बोल दी। व्हेन आई वॉज बिकम अ टीचर आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हर डिमेनियर, ये इनके फ्यूचर की बात थी। एज आई अप्रोच द ऑफिस, अब वो कहानी में वापस आती हैं कि जब मैं ऑफिस में पहुंची, आई वंडर्ड डिड आई फॉरगेट टू पुट अवे द टेनिस रैकेट्स। तब ये सोचने लगी कि क्या मैंने टेनिस रैकेट्स को सही जगह नहीं रखा था सुबह खेलने के बाद। और डिड आई फॉरगेट टू लॉक द डोर टू द डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री हॉस्टल के जो रूम्स होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ये कहती हैं आगे कि या फिर मैंने हॉस्टल के जो रूम्स के गेट थे वो नहीं लॉक किए थे। मे आई कम इन मैडम, अब आगे पूछती हैं कि मैं अंदर आ जाऊं क्या मैडम? फॉर्मली पूछती हैं ये। यस डू कम इन चाइल्ड, तो आगे से आंसर आता है कि हाँ बच्चे आ जाओ। शी आंसर्ड विद अ वॉइस फुल ऑफ सच काइंडनेस दैट इट मेड मी सस्पिशियस। अब आगे कहती हैं कि उन्होंने इतनी फर्मली, इतनी काइंडनेस से जवाब दिया कि मैं अचंभे में पड़ गई। यू हैव टू गो होम, और उन्होंने क्या बोला आगे से? कि आपको घर जाना होगा। अब ये और अचंभे में पड़ गई जब इन्होंने ये सुना कि इन्हें क्या है? घर जाना होगा। अब बट वाई आई हैव टू स्टडी फॉर माई एग्जाम्स, लेकिन ये क्या जवाब देती हैं कि लेकिन क्यों? मुझे मेरे एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। योर फादर कॉल्ड टू स्टे दैट योर फादर कॉल्ड टू से दैट योर मदर इज सिक एंड ही वुड लाइक यू टू विजिट हर। अब आगे से प्रिंसिपल मैडम क्या जवाब देती हैं, मिस कॉक्स क्या जवाब देती हैं कि आपके पिताजी का फ़ोन आया है और उन्होंने बोला है कि आपकी माताजी जो हैं वो ठीक नहीं हैं और आपके पिताजी चाहते हैं कि आप उनसे मिलें। ड्यूरिंग द वॉक बैक फ्रॉम मिस कॉक्स ऑफिस टू माई क्लासरूम आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद फीलिंग्स ऑफ कन्फ्यूजन। अब आगे ये बताती हैं कि जब मैं मिस कॉक्स के ऑफिस से क्लासरूम की तरफ वापस आ रही थी तो मेरे दिमाग में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स आ रही थी, काफ़ी सारी फीलिंग्स की कन्फ्यूजन से मैं भरी पड़ी थी। अ स्टेट ऑफ माइंड आई हैव नेवर कम्प्लीटली गॉट ओवर, और इतने इतने विचार आ रहे थे जिससे कि मैं आज तक नहीं उबर पाए। इवन टुडे व्हेन आई वांट टू क्रिएट अ न्यू पीस, द फर्स्ट थीम, यहाँ पर न्यू पीस आया है डांस क्रिएशन के लिए। तो ये आगे कहती हैं कि आज के समय में भी जब मुझे कोई डांस क्रिएट करना होता है, डांस की फॉर्म नहीं क्रिएट करनी होती है, द फर्स्ट थीम दैट कम्स टू माई माइंड वाइब्रेट्स विद कन्फ्यूजन। और जैसे ही कोई नई चीज़ मेरे दिमाग में आती है तभी मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन भी साथ साथ उठ जाती है, यानी कि कन्फ्यूजन इनके दिमाग में शुरू से ही रही थी। मदर वॉज ऑलरेडी डेड वेन आई अराइव्ड 36 आवर्स एंड 3 ट्रेन राइड्स लेटर। अब ये कहती हैं कि जब मैं घर पहुंची तब मेरी माताजी मर चुकी थी। लगभग 36 घंटे की जर्नी थी और 3 जो है ट्रेन की राइड्स मैंने ली थी, यानी कि 3 ट्रेनें बदल के मैं घर पर पहुंची थी। व्हेन आई सॉ हर मोशनलेस एंड कलरलेस आई फाइनली अंडरस्टूड व्हाई आई हैड बीन समन्ड होम। और जब मैंने उन्हें देखा
वो मोशनलेस पड़ी थी, उनका रंग उड़ चुका था, पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। और तब मुझे समझ आया कि मुझे अचानक घर क्यों बुलाया गया। आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड, तब मैं 14 साल की थी। द एयर वॉज स्टिल एंड नो बडी लुकड एट मी। और ऐसा लग रहा था कि हवा जैसे थम सी गई हो और कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। आई डिड नॉट नो वेयर टू टर्न और वट टू डू विद माई हैंड्स। और ऐसा सा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किधर को मुड़ूं और किधर को वट टू डू विद माई हैंड्स, मेरे हैंड्स के साथ मैं क्या करूं। विच हंग लूज फ्रॉम माई बॉडी, और इन हाथों के साथ जो कि मेरी बॉडी के साथ ऐसे फ्रीली टंगे हुए हैं, इनसे मैं क्या करूं, ऐसा मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। देन सडनली दे क्लच्ड माई स्टमक, लेकिन अचानक से ही क्या हुआ, इन्होंने मेरी जो स्टमक है उसे एकदम से पकड़ लिया, मेरे पेट को। जैसे मान लीजिए ये एक लड़की है, भाई जज मत करना, मेरे को ड्राइंग कुछ नहीं आती है। तो मान लीजिए ये एक लड़की है, ये ऐसे खड़ी है, तो इसने क्या किया, एकदम से अपने पेट को ऐसे पकड़ लिया जोर से, कि जैसे भूख लग रही हो, ऐसा सा ऐसे फील होने लगा था। हंगर पैंग्स, एकदम से भूख एकदम से जोर से उठी। आई हैडंट ईटन फॉर 3 days, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। एंड देयर वॉज एन एम्प्टीनेस आई वॉन्टेड टू फिल, और एक खालीपन सा था जिसे मैं भरना चाहती थी अपने पेट को। आई वॉज अफ्रेड ऑफ अपेयरिंग ग्रीडी, लेकिन मैं लालची होने दिखने से बचना चाहती थी। सो आई अंडर प्लेड माई इमोशंस दो ऑल काइंड ऑफ yearnings नॉन माई इनसाइड। यहाँ पर 2 वर्ड आए हैं, yearning और नॉन्ड। क्या मीनिंग होता है इनका? yearning का मीनिंग होता है एकदम से लालसा हो जाना, एकदम से विश होना किसी चीज़ की। और नॉन्ड का मतलब क्या होता है? टू बाइट मैनी टाइम्स, यानी कि एकदम से जैसे हम जोर से भूख लगी हो तो एकदम से कचर कचर करके खाते रहते हैं, उसे नॉन्ड कहते हैं। तो क्या हुआ, नॉन माई इनसाइड्स। और हम कहाँ थे? आई हैड एन डिनर, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था और मैं उस खालीपन को भरना चाहती थी, लेकिन मैं ग्रीडी होना भी नहीं चाहती थी, ग्रीडी होकर भी दिखना नहीं चाहती थी। सो मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। हालांकि जो मेरे अंदर की लालसा है वो इन चीज़ों को कुतर रही थी, यानी कि जैसे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हों, उस वजह से मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, चीज़ों को देखकर खाने का मन कर रहा था। लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी, मेरी मम्मा की डेथ हो चुकी थी, तो मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करती रही किसी भी तरह से। नाउ इवन टुडे आई मिस्टेक द डिफरेंट काइंड ऑफ हंगर इनसाइड मी। और ये बताती हैं आज के समय में भी क्या है, जो मेरे अंदर भूख उठती है मैं उसको शांत करती हूँ किसी ना किसी तरीके से। एंड दिस इज समटाइम्स दैट शोज अप इन माई वर्क, और यही जो चीज़ है वो मेरे काम में भी दिखाई देती है। द डैंगलिंग आर्म्स फाइंड एक्सप्रेशन इन माई कोरियोग्राफी। अब यहाँ पर वर्ड आया है डैंगलिंग आर्म्स, यानी कि लहराती हुई बाजुएं। सो द डैंगलिंग आर्म्स फाइंड एक्सप्रेशन इन माई कोरियोग्राफी। और आज के टाइम में भी मेरी कोरियोग्राफी में जो मेरी डैंगलिंग आर्म्स हैं, लहराती हुई बाजुएं हैं, उनके एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं, यानी कि वो क्रिएटिविटी दिखाई देती है। सीधी सी बात ये है। इन दुविधा और कॉन्फ्लिक्ट, हिंदी वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर दुविधा। तो जब भी दुविधा होती है या फिर कॉन्फ्लिक्ट कह दे सकते हैं इंग्लिश में उसे, आई एग्जामिन द प्लाइट ऑफ अ मिडिल क्लास वुमेन हु इज चेन्ड टू द ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन लाइफ। और जब भी मैं मिडिल क्लास वुमेन को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो बंधी हुई है अपने ट्रेडिशन से, जो कि इंडियन लाइफ में रिचुअल्स फॉलो की जाते हैं, रीति रिवाज फॉलो की जाते हैं, उनसे बंधी हुई है। शी इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू डोमेस्टिक सर्कल्स, वो अपने डोमेस्टिक सर्कल्स से, अपने एरिया के अकॉर्डिंगली सर्कल्स में बंधी हुई है। इज़ फॉरबिडन फॉर वियरिंग स्लीवलेस ब्लाउज, वो स्लीवलेस ब्लाउज पहनने से भी बंधी हुई है, यानी कि उसे अलाउ नहीं है इस चीज़ को पहनना। मस्ट वियर हर हेयर इन ए बन, उसे अपने बालों को एक जूड़े में बांध कर रखना होता है। बन मतलब जूड़ा, उसे अपने बालों को एक जूड़े में बांध कर रखना होता है। एंड मस्ट कैटर टू हर हस्बैंड, और अपने पति की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। कैटर मीन्स आज्ञा का पालन करना। येट फ्रॉम अ स्मॉल विंडो शी सीज द न्यूज पेपर मैन वेविंग इमेजेस ऑफ अ वुमन विद अ बोल्ड स्टिक ऑफ वाइट इन हर शॉर्ट हेयर who wears sleeveless blouses, is surrounded by men who listens to her intently, is widowed but wears colorful sarees।
और दूसरी तरफ ही क्या होता है, वो एक छोटी सी खिड़की से जो बाहर देखती है न्यूज़पेपर मैन को, जो कि इमेजेस को उड़ा रहा है, एक ऐसी औरत की इमेजेस को जो कि बोल्ड स्ट्रीक ऑफ वाइट इन हर शॉर्ट हेयर, जिन्होंने कि अपने बालों में एक वाइट कलर की पट्टी बांधी हुई है, हेयर बैंड टाइप, हु वेयर स्लीवलेस ब्लाउजेस, जो कि स्लीवलेस ब्लाउजेस पहने हुए हैं, जो कि आदमियों से घिरे हुए भी है जो कि उसकी बात सुन रहे हैं, इज विडोड, वो विधवा हो चुकी है, बट वियर्स कलरफुल साड़ीज, लेकिन फिर भी वो कलरफुल साड़ियाँ पहनती है। अब ये जो बीच में बात हुई है, ये बात हुई है हमारी लेटरल प्रधानमंत्री थी, जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनके लिए यूज हुआ है। मोर ओवर द कमांड्स अ कंट्री विद मिलियंस ऑफ पीपल, और ही नहीं, उनकी जो बात है वो कमांड्स अ कंट्री विद अ मिलियन ऑफ पीपल्स, एक ऐसी कंट्री को वो कमांड कर रही हैं जो कि बहुत से लोगों को संभाले हुए है। येट वाइल द वुमन लुकिंग आउट ऑफ द विंडो इज इंट्रीग्यूड बाय दिस इमेज। इंट्रीग्यूड का क्या मीनिंग होता है? कंस्पायर्ड, यानी कि धोखा मिल जाना या साजिश हो जाना। येट वाइल द वुमन लुकिंग आउट ऑफ द विंडो इज इंट्रीग्यूड, यानी कि हालांकि जो वुमन खिड़की से बाहर देख रही है उसके साथ एक तरह से धोखा ही हो रहा है वो इमेज को देखकर। शी एक्सपीरियंसेस कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, और उस औरत के मन में क्या आता है? विरोधाभास के विचार आते रहते हैं, चेंज होने वाले बार बार। द कैरेक्टर इन दुविधा इज टॉर्न बिटवीन टू लाइव्स। अब आपको ये बात बता दूं, इस पैराग्राफ में कुछ खास बात नहीं हुई है। इस पैराग्राफ में तो कुमुदिनी जो लाखियां हैं वो मतलब एक वुमेन की बात कर रही हैं, बेसिक सी एक छोटी सी स्टोरी ले आई हैं बीच में, मतलब बीच में ये विचारों में खो जाती हैं, तो ये बीच में आने वाले विचार ही हैं। तो द कैरेक्टर इन दुविधा इज टॉर्न बिटवीन टू लाइव्स। अब जो दुविधा है वो दो भागों में बटी रहती है लाइफ में। शी फील्स एन एम्प्टीनेस विद इन हर बट इज नॉट श्योर वट शी इज हंग्री फॉर, वट काइंड ऑफ लाइफ शी वॉन्ट्स। अब एक बात तो ये बताती हैं कि वो अपने अंदर खालीपन महसूस करती हैं, जो इस लेडी की बात हो रही है जो यहाँ पर आई थी, कि एक तरफ तो वो अपने अंदर खालीपन महसूस करती हैं और वो उन्हें समझ नहीं आता है कि वो चाहती क्या और वो करना क्या चाह रही हैं। दिस इज समथिंग आई हैव फेल्ट ऑफन, और ज़्यादातर मैं यही महसूस करती हूँ, ये कहती हैं। येट नाउ दैट आई हैव सो मच बिहाइंड मी, और ये कहती हैं कि मेरे अंदर आज भी बहुत कुछ है। आई एम मोर सर्टेन ऑफ वेयर टू प्लेस माई हैंड, और आज के टाइम में मैं इतना तो श्योर हो चुकी हूँ कि मुझे पता है कि क्या करना है और किस तरह से करना है, यानी कि कहाँ पर मुझे मेरे हाथ रखने हैं, ये मुझे अच्छे से पता है। ये कौन बोल रही है? कुमुदिनी लाखिया बोल रही हैं लास्ट की लाइंस। तो आज की वीडियो में तो इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। इसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, सॉल्यूशन हब 0001। अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको चैनल दिख जाएगा। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो डाल दूंगा, और 11th क्लास की जितनी भी वीडियोस हैं उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं ऐड कर दूंगा, तो वहां से आप उन वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।